बच्चों अभी तक हमने है ना क्या पढ़ा था, प्लांट किंगडम है ना। प्लांट किंगडम के सारे सदस्य आप पढ़ चुके हैं जो इस बार आपके पास शामिल हैं, क्योंकि दो चीज़ों ने हटा दी थी, मैं पहले भी कह रही हूँ बार बार, जीवाणु बैक्टीरिया एंड एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पादप। आपने जब हम बात करते हैं ना बच्चों एनिमल की, प्लांट की बात करो पहले, चलो प्लांट में आपने देखिए छोटे से बड़े सारे प्लांट आपने पढ़े, ठीक है। आपने कवकों से लेकर के, शैवाल से लेकर के, ब्रायोफाइटा मोसस से लेकर के, टेरिडोफाइटा फर्न से लेकर के जिम्नोस्पर्म तक, है ना, सारे प्लांट आपने पढ़ लिए, ठीक है। और जब हम एनिमल की बात करते हैं, जब हम वर्गीकरण की बात मैं करती हूँ, पहले थोड़ा सा आपने क्लासिफिकेशन देखा है ना, क्योंकि भाई एनिमल तो हजारों हैं। अब हम प्लांट का कोई नाम नहीं ले रहे, हम एनिमल की बात कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। आपने प्लांट किंगडम पढ़ा, पादप जगत में सभी पादप आ गए और एनिमल किंगडम में सारे एनिमल आ गए, ठीक है। तो वर्गीकरण से आपने देखा क्या फायदा हुआ था, है ना, क्योंकि हजारों एनिमल हैं बच्चों, तो हजारों लाखों करोड़ों एनिमल का क्या अध्ययन संभव हो पाता है? बिल्कुल नहीं, तभी तो वर्गीकरण किया जाता है ना। और लीनियस ने आपने पढ़ा था कि लीनियस ने कई एनिमल हो चाहे प्लांट हो सबको वर्गीकृत किया था ना। और आपने याद भी होगा द्विनाम पद्धति, है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ने दिया था, प्रत्येक जीव के दो नाम, वंश का नाम, जाति का नाम, यही तो दिया था उन्होंने। तो वर्गीकरण के इतिहास पर मैं न जाते हुए सीधे हम देखते हैं कि जब हम जंतु जगत की बात करते हैं तो पहले तो ये जान लो कि भाई जंतु जगत कैसे फर्क है पादप जगत से। तो जंतु जगत के कुछ तो लक्षण होंगे ना, तो क्या लक्षण हो सकते हैं? जब आपने पादप पढ़ लिए तो जंतु जगत के लक्षण क्या हो सकते हैं कि भाई इनमें पर्णहरिम नहीं होता, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। समझ रहे मेरी बात को? क्या एब्सेंट होता है? पहला क्लोरोफिल, पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। दूसरा आपने देखा इनमें क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक हो गया, कोशिका भित्ति नहीं होती है। तीसरी बात, इनमें प्लास्टिड नहीं होते हैं। प्लास्टिड समझते हैं? लवक, है ना, डिफरेंट जो कलर आते हैं ना पादपों में वो प्लास्टिड की वजह से आते हैं, लवक की वजह से आते हैं, है ना। उसमें एक फेमस हरित लवक भी आपने सुना होगा ना। तो ये प्लास्टिड जो होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं एनिमल्स में। इसके अलावा हम में क्या होते हैं, एनिमल में एक और बड़ी विशेषता क्या होती है कि इनमें जो लोकोमोशन है ना, चलन, वो बहुत ही डेवलप प्रकार का होता है, उसके लिए स्पेशल ऑर्गन होते हैं चलने के लिए। और दूसरा, पौधों में तो नहीं होती है क्षमता संवेदना की, हम में होती है। हम क्या करते हैं, हम में संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए अनेक प्रकार के संवेदी अंग होते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो प्लांट में नहीं होते, प्लांट में बिल्कुल नहीं होते। जैसे क्या चीज़, संवेदनाएं ग्रहण नहीं करते हैं ज़्यादातर, मतलब उनमें जो है उच्च प्रकार के संवेदी अंग नहीं होते हैं, चलने के लिए स्पेशल ऑर्गन नहीं होते, ये पौधों में नहीं होते, है ना। बाकी एनिमल में प्लांट से कैसे भिन्न है, क्लोरोफिल का न पाया जाना, सेल वॉल का एब्सेंट होना, प्लास्टिड का न पाया जाना, ये हैं कुछ फीचर्स, ठीक है। अगर हम बात करें, आपने 5 जगत पढ़े थे ना, विटेकर के द्वारा दिया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु, तो 4 तो पढ़ चुके ना आप। मोनेरा में भी तो आपने जो है, भले इन्होंने हटा दिया, नहीं था ना, बैक्टीरिया था नहीं, तो मैं हम क्या करें, ठीक है। प्रोटिस्टा में अब हम चल रहे हैं ना, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ से पढ़ेंगे ना हम। फंजाई आप पढ़ चुके हो, पादप के सारे वर्ग पढ़ चुके हो, है ना। तो लास्ट जंतु तो बचा। तो अगर देखा जाए इस पूरे एनिमल जो क्लासिफिकेशन कहता है, इस पूरे एनिमल किंगडम को 2 उप जगतों में बांटा गया है ना। किंगडम को किसमें बांटते हैं? उप जगत। वो है आपका एक तो प्रोटोजोआ, एक मेटाजोआ। थोड़ा सा अंतर देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोटोजोआ में आपका एक कोशीय जीव आते, याद होगा प्रोटिस्टा, है ना, एक कोशीय यूकैरियोट आते हैं ना, तब तो प्रोटोजोआ ही अलग कर रखा। मेटाजोआ में क्या आते हैं, यूकैरियोट भी हैं और बहुकोशीय हैं सारे। मेटाजोआ में जितने भी बहुकोशीय ना, मल्टीसेलुलर, सब इसी के अंतर्गत आते हैं, इतना आप याद रखो, है ना। और वर्गीकरण जब आपने टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, सिस्टमेटिक पढ़ा था, तो आपको याद होगा सबसे बड़ी इकाई क्या थी बच्चों, किंगडम। इससे छोटा क्या था, फाइलम। फाइलम से छोटा क्या था, क्लास। क्लास से छोटा क्या था, ऑर्डर। ऑर्डर से छोटा क्या था, फैमिली। फैमिली से छोटा क्या था, जीनस। जीनस से छोटा क्या था, स्पीशीज नेम। तो याद करो, वर्गीकरण की इकाइयां हैं ना ये, इनको टैक्सॉन कहते हैं। आप एनिमल में भी पढ़ोगे इसको। सबसे छोटी इकाई होती है जाति। जाति मिलके वंश,
वंश मिलके कुल, कुल मिलके गण, गण मिलके वर्ग क्लास, क्लास मिलके संघ फाइलम, और सारे फाइलम मिल करके जगत बनाता है। ये क्रम तो पता ही है। अगर मेरे को वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई बताओ, आप कहोगे किंगडम, सबसे छोटी इकाई बताओ, आप कहोगे स्पीशीज। तो जब भी हम वर्गीकरण करते, चाहे पादप का करें चाहे जंतु का, यही क्रम रहता है, ठीक है। खासकर एनिमल में मेन क्या होता है, किंगडम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पता है सबको एनिमल किंगडम है। संघ से शुरू करते हैं हम, संघ क्या है, वर्ग क्या है उस एनिमल का, ऑर्डर क्या है उसका, कुल क्या है उसका, वंश क्या है उसका, जाति क्या है उसकी, ठीक हो गया। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे ना। अब यहाँ पे बात आ रही थी क्यों ये कर दिया क्लासिफिकेशन, भाई उपजगत क्यों बना दिया प्रोटोजोआ, क्योंकि एक ही संघ है उसमें, फाइलम प्रोटोजोआ, जो हम पढ़ेंगे यहीं से, है ना। तो जैसे हमने प्लांट पढ़े थे, छोटे से बड़े की ओर हम गए थे ना, ऐसे ही हम यहाँ पर भी छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, है ना। तो सबसे छोटा जो आपने पढ़ना है, संघ से करेंगे ना हम शुरू, सबसे छोटा संघ आपने जो पढ़ना है वो है प्रोटो। अभी कहोगे आप ये तो उपजगत था, तो उपजगत प्रोटोजोआ में एक ही संघ है, प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे चलते, प्रोटोजोआ आप पढ़ेंगे, पॉरीफेरा आप पढ़ेंगे, है ना। फिर आपके बाद आप उसके बाद जो है सीलेंट्रेटा पढ़ेंगे, आपने सब पढ़ रखा होगा पहले भी। उसके बाद जो है आप हेलमिन्स पढ़ेंगे, है ना, हेलमिन्स पढ़ेंगे। उसके बाद आप एनिलिडा पढ़ेंगे, उसके बाद आप आर्थो पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आप मोलस्का पढ़ेंगे, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे, ठीक है। इतने में बता दो। तो ये जो है ना, आप सारे के सारे देख रहे हो ना, अगर हम वैसे देखिए सारे जंतु जगह, ये जो हम बता रहे नहीं आप आपको, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, हेलमिंथ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और आपका इकाइनोडर्मेटा, ये सब के सब क्या आप जानते हैं, ये सब आते हैं नॉन कॉर्डेट्स, या इनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स मतलब अकशेरुकी प्राणी, अकशेरुकी प्राणी। अब नाम से देखो, अकशेरुकी, कशेरुकी समझते ना, कशेरुक दंड, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना पीछे, इसको क्या कहते हैं हम, वर्टिब्रल कॉलम, या इसको हम हिंदी में कहते हैं कशेरुक दंड। तभी तो जिन एनिमल में कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना बच्चों, उन्हें कहते हैं कशेरुकी प्राणी, उनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या कहते हैं उनको, वर्टिब्रेट्स, मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम हो, या हिंदी में कशेरुकी प्राणी मतलब जिनमें कशेरुक दंड हो, ठीक है। तो हम में रीढ़ की हड्डी, तो हम कशेरुकी प्राणी हुए ना, हम वर्टिब्रेट्स हैं। लेकिन इन पर नजर दौड़ाओ, प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक, ये सब के सब अकशेरुकी प्राणी है। अ माने नहीं, क्या नहीं है इनमें, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, कशेरुक दंड नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसलिए इन प्राणियों को कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, या इनको कहते हैं अकशेरुकी प्राणी, है ना। अ माने नहीं होता, हाँ। तो इनवर्टिब्रेट मतलब अकशेरुकी प्राणी जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, इनमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इनमें सब में, इन संघ में, है ना। लेकिन जब हम कहेंगे ना दूसरा एक संघ, आप जब आप पढ़ोगे इसके बाद मैमेलिया, क्या पढ़ोगे, मैमेलिया पढ़ोगे, या आप जो है रेप्टाइल्स पढ़ोगे, या जितने भी वर्ग आप पढ़ोगे, या यहाँ पर एम्फीबिया आप पढ़ोगे, या फिशेज आप पढ़ोगे, है ना। तो ये सब के सब वर्टिब्रेटा में आते हैं बच्चों। वर्टिब्रेटा में क्यों आते हैं, क्योंकि मछली से लेके, मेढक से लेके, छिपकली से लेके मनुष्य तक सब में रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए हम किस में आते हैं, वर्टिब्रेटा में, है ना। किस में आते हैं बच्चों, हम उपसंघ वर्टिब्रेटा में। इसलिए तो हमको क्या कहा जाता है, वर्टिब्रेट्स, कशेरुकी प्राणी हैं हम, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम इनको नॉन कॉर्डेट भी कहते हैं, इनको कॉर्डेटा भी कहते हैं, ये कॉर्डेटा संघ में आते हैं सारे, ये सब किस में आते हैं, कॉर्डेटा संघ में, और ये सब किस में आते हैं, नॉन कॉर्डेटा में, ठीक है। आप समझिए इस चीज़ को। तो एनिमल की जब हम शुरुआत करेंगे ना बच्चों, एनिमल की जब हम शुरुआत करेंगे तो हम छोटे से बड़े की ओर चलेंगे ना। तो अगर पढ़ना होगा तो हमको सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्टिब्रेट ही तो पढ़ेंगे, मतलब इनवर्टिब्रेट मतलब अकशेरुकी प्राणी पढ़ेंगे। तो इन अकशेरुकी, तभी तो इनको वर्टिब्रेटा संघ होता नहीं हमारा। तो इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी प्राणियों को, है ना, हम
कितने संघों में बांट सकते हैं? तो पहला इसमें आता है प्रोटोजोआ। कौन सा संघ है सबसे पहला बच्चों यहाँ पर? प्रोटोजोआ। तो हमने करना क्या है इस एनिमल किंगडम में या उनकी विशेषताओं में, हर संघ के, ध्यान रखो क्या आता है, हर संघ के हमको पढ़ने हैं मेन फीचर्स, मेन लक्षण या उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। आपने लक्षण पढ़ने बस। और अगर मैं कहूँ आपसे हर संघ के आप 4-4 लक्षण रट डालो और 2-2 उदाहरण रट डालो। हर संघ के मैं क्या बोल रही हूँ, 4 लक्षण, इंपॉर्टेंट लक्षण। ये नहीं कि इसमें ये दिख रही है, ग्रीवा दिख रही है, पूंछ दिख रही है, ये तो दिख रहा है हमको। इंपॉर्टेंट लक्षण जो थे वो लिखने हैं ना। और दूसरा क्या लिखना है इसमें, उदाहरण, क्या है उस संघ के उदाहरण वो देना जरूरी है। तो एक संघ में आज ले लेती हूँ, टाइम तो इतना ही हो जाता है। तो सबसे पहले हम ले रहे प्रोटोजोआ संघ। तो क्या लक्षण होते हैं प्रोटोजोआ की, तो आप भी जान चुके हैं जब आपने प्रोटिस्टा पढ़ा था। तो ये सारे जीव कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं बच्चे सारे जीव? एक कोशीय। कैसे होते हैं? एक कोशीय। तो जितने भी एक कोशीय जंतु की बात कर रही हूं मैं, हाँ, जीव भी नहीं, जंतु। जितने भी एक कोशीय जंतु हैं वो सब आते हैं किस संघ में? प्रोटोजोआ संघ में। किस संघ में बच्चों? प्रोटोजोआ संघ। अब इनका आवास स्थान कहाँ होते हैं इस संघ के जंतु? ज्यादातर पानी में, गीली मिट्टी में, स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं और परजीवी के रूप में भी रहते हैं, है ना। बहुत सूक्ष्म होते हैं ना, एक कोशीय हैं भाई। तो पानी में भी हो सकते हैं, गीली मिट्टी में हो सकते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ में उग सकते हैं और स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं और परजीवी के रूप में भी जो है ये मिलते हैं। ठीक हो गया ना। दूसरे कितने छोटे होते हैं? क्या आप इनको नंगी आंखों से देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अगर इनको देखना हो तो किसकी हम मदद लेंगे? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी से ही इनको क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। अब इस संघ के जो जंतु आते हैं ना, वो ज्यादातर कैसे होते हैं? कुछ तो स्थायी, मतलब एक ही आकार होता, कुछ परिवर्तनशील होता उनका आकार, है ना। मतलब बदलते रहते हैं अपना आकार। जैसे अमीबा होता है ना, अमीबा तो इसी में आता है। तो ये जहां इसका साइटोप्लाज्म लुढ़क जाए उधर ही कोई आकार बन जाता है ना। कोई निश्चित आकार नहीं होता इसका, ठीक है। लेकिन किसी का निश्चित आकार भी होता है, जैसे पैरामीशियम है तो इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। अलग अलग है। अब जहां तक बात आती है इंपॉर्टेंट लक्षणों की, तो इस संघ के जो जंतु होते हैं ना, वो किस स्तर के हैं? मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनका, शरीर का संगठन कैसा इनका, क्या कोशिका स्तर का है या टिश्यू लेवल का है या ऑर्गन लेवल का है या किस तरह का है ना। अब क्योंकि ये तो मेरे को लगता है जीवद्रव्य स्तर का इनका शरीर संगठन है, सिर्फ इनकी कोशिका में क्या पाया जाता है? एक कोशिका की तो है ही, लेकिन जीव द्रव्य ही तो है इनका मुख्य घटक। तो ये जो एनिमल होते हैं ना प्रोटोजोआ के, ये क्या कहलाते हैं? जीव द्रव्य स्तर के। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का है ना। क्यों? क्योंकि इनके समस्त कार्य, अब ये भी जंतु है भैया, एक कोशिका का बना है, लेकिन इसी के अंदर तो सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। एक ही कोशिका में श्वसन भी होगा, उत्सर्जन भी होगा, है ना, पाचन भी होगा, इसी कोशिका में ही तो होगा, तभी तो इसको एनिमल में रखा हमने। तो ये जो है जीवद्रव्य स्तर का क्या होते हैं? ये सारे प्राणी होते हैं, ठीक है। अब अगला जो इनका लक्षण आता है, ये जाते कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर? तो इसके लिए इनमें कई तरह की चीजें होती हैं। इनमें होता है फ्लैजिला, या इनमें होता है सिलिया, या इनमें होता है सीडोपोडिया। क्या होता है? स्यूडोपोडिया। क्या होता है? इनमें 3 चीजें होती। अब ये देखो ना, ये यूग्लिना है, तो ये फ्लैजिला है, इसकी मदद से चलते हैं। ये पैरामीशियम देख रहे हो, तो इसमें ये सिलिया हैं, ये देखो, इनको कहते हैं पक्षाभिक सिलिया, इसकी मदद से तैरते हैं। या अमीबा है तो इसमें ये सीडोपोडिया होते हैं। कूटपाद, तो चाहे कशाभिक हो, पक्ष हो या कूटपाद हो, इस संघ के जंतु इन तीनों की, किसी में मतलब ये होगा ना, किसी में ये होगा, किसी में ये होगा। लोकोमोटरी ऑर्गन कहलाते हैं ना, मतलब चलन अंग। क्या है ये? तो चलन अंग क्या होते हैं इस संघ के जंतु में? या तो फ्लैजिला या सिलिया या फिर सीडोपोडिया इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या इनमें होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या पाई जाती है इनमें? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं, यानी संकुचनशील धानी। क्या पाई जाती है इनमें? ये है ना, जैसे ये, चलो ये है, तो इस तरह की
ये कहलाती है संकुचनशील धानी। ये सिर्फ पानी की होती है ना, इनमें क्या होता है, पानी में पाए जाते हैं जीव, तो ये पानी अंदर एकत्र होता रहता है, तो ये सारा पानी एक वेसिकल में इकट्ठा हो जाता है। इसको कहते हैं संकुचनशील धानी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जैसे अमीबा में पाई जाएगी ना। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें क्या करती है, परासरण नियंत्रण यानी पानी की मात्रा का नियंत्रण करती है। तो संकुचनशील रिक्तिकाओं के द्वारा जल की मात्रा का इनमें नियंत्रण होता है। ठीक है। तीसरी बात, इनमें फूड वैक्यूल भी पाई जाती हैं। फूड वैक्यूल समझते हैं, ये छोटी छोटी खाद्य रिक्तिकाएं जिनमें भोजन होता है, इनको क्या कहते हैं बच्चों, खाद्य रिक्तिकाएं इनकी विशेषता है। तो ये खाद्य जो इनका होता है किस में रिक्तिका में बंद होता है, खाद्य रिक्तिका में फूड वैक्यूल इनमें पाई जाती हैं। ठीक है। अब ज्यादातर इनमें अलैंगिक और लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल भी पाया जाता है और अलैंगिक भी पाया जाता है। ठीक है। तो ये एक तीसरी बात और आती है कि इस संघ के जंतु कभी कभी परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, पैरासाइट के रूप में भी होते हैं। आपको कि पैरासाइट कौन होता है, अमीबा तो नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से पैरामीशियम है, यूग्लिना है, लेकिन एक है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ऐसा जंतु है प्रोटोजोआ का जो परजीवी के रूप में रहता है, और यही वो जीव है, यही वो एनिमल है जो आप पर मलेरिया रोग करता है, इसी के द्वारा होता है मलेरिया रोग। तो मलेरिया रोग जो होता है ना वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो ये थे इस संघ की कुछ मुख्य विशेषताएं। एक कोशीय हैं, इनमें चलन जो है आपको पता ही लग गया, फ्लैजिला, सिलिया और स्यूडोपोडा के द्वारा होता है। संकुचनशील धानी पाई जाती है परासरण नियंत्रण के लिए, खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती हैं फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक है। और जीवद्रव्य स्तर के प्राणी होते हैं। तो ये है प्रोटोजोआ की विशेषता। क्लियर हो गया। ऐसे ही फिर हम आगे पढ़ेंगे पॉरीफेरा, इनसे थोड़ा उच्च। ओके।